नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन टाइगर की, मतलब सांसदों की सेंधमारी की। एनडीए खासकर कि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है। संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए, और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी और टीएमसी में सेंधमारी हुई और अब उद्धव ठाकरे की बची खुची पार्टी भी खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल की आशंका जताई जा रही है। और चर्चा यह भी है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लग सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि पार्टी के 9 में से 7 सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी सांसद ने सार्वजनिक तौर पर दल बदलने की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। शिंदे गुट के नेताओं का भी कहना है कि यह ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सही समय आने पर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन टाइगर है क्या? क्या सचमुच उद्धव ठाकरे के सांसद शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने यह दावा किया कि ऑपरेशन टाइगर अंतिम चरण में है, और उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे के बयान से भी यह संकेत मिलता है कि कई नेता संपर्क में हैं। अंबादास दानवे ने भी स्वीकार किया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव के बाद से इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और इसी बयान को आधार बनाकर शिंदे गुट लगातार यह दावा कर रहा है कि जल्द ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इन दावों के बीच उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले भी कई बड़े उलटफेर हो चुके हैं। 2022 में याद कीजिए, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत हुई थी, शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी और उसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली। और ऐसे में अगर लोकसभा सांसदों के स्तर पर भी कोई टूट होती है तो इसका असर सिर्फ पार्टी संगठन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। राजनीतिक जानकार हैं, उनका मानना है कि यदि बड़ी संख्या में सांसद शिंदे गुट में जाते हैं तो इससे उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत को झटका लग सकता है। वहीं शिंदे गुट और एनडीए को संसद में अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी के नेता इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि सभी सांसद पार्टी के साथ हैं और विपक्षी दल केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुद्दे की बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सांसदों की सेंधमारी, क्या ऐसे ही बढ़ेगा एनडीए का कुनबा? सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में पहले शिवसेना में टूट हुई, फिर एनसीपी में भी टूट हुई। शिवसेना का एक धड़ा उद्धव ठाकरे का और दूसरा धड़ा एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ 2022 में 55 में से 40 एमएलए के साथ एनडीए के साथ आ गए, अपनी एक पार्टी बनाई, केस चला, मुकदमा जीते शिवसेना और चुनाव चिन्ह उन्हें मिला। 2023 में एनसीपी में टूट हुई, 53 में से 41 एमएलए टूटे और वो अलग धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में बनाया और फिर वो एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद अभी हाल ही में इसी साल देखिए, आम आदमी पार्टी में टूट हुई। राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, 7 सांसदों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फिर लोकसभा माफ करेंगे, पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में टूट हुई और उसके 20 सांसद जो अब अलग पार्टी बना, उन्होंने गठन कर लिया है, अलग अलग गुट गठित किया और उसके बाद फिर वो एनसीपीआई जो त्रिपुरा की पार्टी है उसमें उन्होंने विलय कर लिया है। अलग मान्यता के लिए उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है और उनके परमिशन का इंतजार भी उन्हें है और वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद अब ये सवाल यही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के भी सांसद, क्योंकि ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि 9 सांसद जो थे उनमें से 3 सांसद ही पहुंचे, कई सांसद नहीं पहुंचे और अब वो लोग कहा जा रहा है कि वो लोग अभी अब
एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो उनके साथ जा सकते हैं, वहां पर भी टूट हो सकती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा यही कि सांसदों की सेंधमारी क्या ऐसे ही बढ़ेगा एनडीए का कुनबा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर हेमंत गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में है, बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। राम प्रकाश पांडे जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और प्रभाकर सिंह प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार की पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति को जरा जो कुछ हलचल है उसको उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आकाश राय जी आप ही के साथ। अब ये आप लोगों ने तय कर लिया है कि महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन बिल जो गिरा, 2/3 बहुमत आपके पास लोकसभा में नहीं थी, तो 2/3 लेना है, बनाना है, तो उसके लिए पार्टियों को तोड़ा जाए और उनके बागियों को अपनी पार्टी के साथ या एनडीए के साथ जोड़ा जाए। अब यही एक रास्ता बच गया है। नहीं, ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगा सकते हैं, मीडिया के कुछ पत्रकार भाइयों का आकलन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन सारे विवादों से क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ ने पहले ही स्पष्ट किया कि हम किसी की एंट्री नहीं करने वाले हैं। अब विपक्ष के लोग या तृणमूल कांग्रेस के लोग अगर अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं, अगर वो चुनावी हार के बाद उनके पार्टी में खलबली मची हुई है, उनके सांसद और विधायक इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आनंद की क्या कर सकती है। ये तो इनका आंतरिक मामला है। ये लोग अगर अपनी पार्टी में लोकतंत्र रखते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये तो होना ही था, ये तो मच अवेटेड था। पहले जनता ने नकारा, अब इनको इनकी पार्टी के नेताओं ने खुद नकारा है। अब वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विषय महत्वपूर्ण था जो आपने कहा, महिला आरक्षण विधेयक, उसको लागू करने का हमने पूरा प्रयास किया, लागू नहीं हुआ, फिर प्रयास करेंगे। लेकिन एक गारंटी दे सकते हैं कि भारत की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, ये तय जानिए आनंद जी। लेकिन अब सवाल यही है ना कि वो लोग, उनकी पार्टियों में टूट हो रही है और फिर वो आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कान आप इस तरह से पकड़ें या कान आप ऐसे पकड़ें, पकड़ तो आप वो लोग कान ही रहे ना, आप ही की तरफ तो आ रहे हैं ना। नहीं आनंद जी, ये तो होना ही था। जो पार्टियां, और खास करके जो पार्टियां कांग्रेस से टूट के अलग होके बनी थी, उन पार्टियों का ये हक होना ही था, क्योंकि इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। तो कांग्रेस पार्टी की जो बी टीम है या उनका जो सब्स्टिट्यूट बनने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी जनता नकार रही है। और अगर कहीं पे भी चुनाव होता है, चुनाव के बाद, चुनावी नतीजों के बाद हमारे स्टेट के चीफ ने अगर स्पष्ट कर दिया कि हम किसी की भी एंट्री नहीं करने वाले हैं, बात ही खत्म हो गई। अब वो उनके बागी सांसद कहीं और ढूंढ रहे हैं और उनको अगर कहीं कोई घर मिलता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं आनंद जी कि कोई सांसद, कोई विधायक जो भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, अगर उस देश की बेहतरी के लिए महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ, बस तो गली का अंतर है, 3 नंबर गली से नहीं जाकर 4 नंबर गली के रास्ते होते हुए आपके यहाँ पहुंच रहे हैं। राम प्रकाश पांडे जी बताइए, अभी आप लोगों को झटका लगा और उसके बाद अब तो महाराष्ट्र में भी तीसरा झटका। पहले शिवसेना में एकनाथ शिंदे की पार्टी बनी, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, फिर शरद पवार की पार्टी टूटी और अजित पवार की पार्टी बनी, और अब देखिए जो बचा खुचा है शिवसेना का, वो अब उद्धव ठाकरे का, वो भी अब टूट रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है, क्यों विपक्ष की पार्टियों में खलबली मची हुई है? वो आपकी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां हैं वो छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं या अलग धड़ा बना रहे हैं? ये सबसे बड़ी, मैं तो यही बोलूंगा कि विश्व की सबसे बड़ी गणतंत्र पर यह हमला है, ये लोकतंत्र का हानि है। जो भी हो रहा है ऑपरेशन लोटस के नाम पर हो रहा है और ये किए जा रहे हैं। लेकिन और ये सीधे तो बोल नहीं रहे कि दलों को तोड़ने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहता है। हमेशा मध्य प्रदेश में किए, महाराष्ट्र में किए, बंगाल में कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि ये इनको टूट तो आपकी तरफ से रहे हैं लोग ना, मतलब ये क्या जो तोड़ने वाला ही दोषी है या टूटने वाला नहीं है? आप लेकर आए उन लोगों को और वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। अब यूसुफ पठान जी का भी सुने आपके कि उनकी केस खोल दिया गया है। तो इस तरह से उनको धमकाया जा रहा है कि इन केन पकड़ की राजनीति चल रही है, तो भाई माने आपको ईडी सीबीआई का डर दिखाना, तो इस तरह से करके ये तोड़ रहे हैं दल को। ये तो वो तो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, वो तो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर घुटन थी। अभिषेक बनर्जी, अगर आपकी पार्टी की हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी जिस तरह से बिहेव कर रहे थे वो लोग बर्दाश्त कर रहे थे। जब बर्दाश्त के बाहर हुआ तो मौका मिला तो फिर अब वो लोग अलग हो रहे हैं। आनंद जी, ये मेरे को बताइए, क्या वो 18 साल से नीचे थे, क्या नासमझ थे? वो पहले इलेक्शन होने से पहले ही चले जाते जब घुटन थी अभिषेक बनर्जी के कारण। ये तो एक बहाना खोज लिया उन्होंने, क्योंकि ये तो पहले से तय था कि भाई ये बहाने समाएंगे। एक सांसद अगर उसके साथ घुटन महसूस करता है तो वो आराम से तो पहले ही तो तोड़ के दल को चला जा सकता था, पहली एनसीपी में बना सकते थे वो। क्यों इलेक्शन के बाद? क्योंकि एक बहाना खोजना था कि जनता के सामने दिखाया कि भाई हमारे में गलती नहीं है, उनमें गलती। डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, डॉक्टर हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, जरा आप बताइए क्या हो रहा है विपक्ष में? क्यों टूट रहे हैं सांसद, या क्यों पार्टियां टूट रही हैं? आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अपने संविधान में जो प्रोविजंस है, जो पारा 4 कहता है, उसके हिसाब से अगर 2/3 बहुमत किसी सांसदों का ग्रुप हो जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाता। तो ये प्रोविजन है जिसके तहत लोग जो है अपनी ही बात को जिस पार्टी में नहीं रख पाते हो, तो वहाँ एक विद्रोह वाली स्थिति आ जाती है। और आप दो चीजें यहाँ पर देखने को और समझने को हम लोग को मिल रही है। पहली बात ये समझने को मिल रही है कि क्या पार्टी डर से दूसरी पार्टी में विलय हो रही है या पार्टी स्वेच्छा से अलग हो रही है। तो ये दोनों बातें इन लोगों को स्पीकर के सामने साबित करनी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब पार्टी अगर टूटती है और दूसरी विलय होती है, अगर 2/3 से ऊपर के ऊपर आंकड़ा पार कर लेती है तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर मूल पार्टी है, जो ओरिजिनल पार्टी है, अगर विलय करती है तो अलग बात है। तो इसका डिसीजन अभी स्पीकर को लेना। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर इस पर गलत डिसीजन लेते हैं या राइट डिसीजन लेते हैं, तो इस पर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, जो हमारा जो प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर संविधान के अंतर्गत कोई भी पार्टी 2/3 से ज्यादा कानूनी मान्यता प्राप्त कर लेती है, तो उसको सीधे रूप से अलग गुट बना करके किसी ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा सभापति के अंदर वो डिस्क्वालीफाई होने का खतरा बना रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक पार्टी के साथ, एसडीपीआई के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो मर्जर की तरह से, मर्जर का जो शर्त क्या है, दल बदल कानून की जो धारा 4 है उसके अनुसार आयोग ठहराने केवल उसी स्थिति में छूट मिलती है जब उनकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी अन्य पार्टी में विलय कर जाती है। ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो जो आपकी पार्टी के साथ आप सांसद टूटे थे जो, तो वही स्थिति यहाँ पर आ गई और ये टूट करके एक तरह से देखिएगा एनडीए के कुनबा में ये जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। क्योंकि अब उनको ये लगता है कि अगर एनडीए के साथ हम रहते हैं तो हम सेफ भी हैं और हमको सिक्योरिटी भी मिल रही है। अब सवाल यही है ना कि इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो खैर ठीक है कि दल बदल कानून के तहत वो सब कुछ हो रहा है, और कहीं भी अगर स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को अगर लगेगा कि नहीं ये दल बदल कानून की अवमानना है, तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके पक्ष में वो फैसला नहीं देंगे, तो फिर सदस्यता पर भी खतरा हो सकता है। लेकिन अब सवाल यही है ना सर कि ये क्या ये महत्वाकांक्षा है? पार्टी इतने सालों तक जो लोग वहां उस पार्टी में रहे, कई चुनाव जीते हारे, उस पार्टी के नेता के साथ वो खड़े रहे, अचानक ऐसा कौन सा इनलाइटमेंट हो जाता है कि वो उस पार्टी को, उस नेता को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं? ये हुआ आनंद जी तब जब काकोली घोष दस्तेदार पार्टी के भीतर बगावत का चेहरा जब बनी। अब वो क्यों बनी? जब उन्हें व्हिप के पद से हटा दिया गया
और इसके साथ पूर्व फ्लोर में जो लीडर थे उनके साथ संदीप बंदोपाध्याय, जिसकी शताब्दी लीडर थे शताब्दी रॉय, पार्टी के लोकसभा सदस्यों का एक बड़ा समूह शामिल हो गया। और उसमें वो तो ठीक है, पश्चिम बंगाल का तो है ही एक मामला, लेकिन ये अब तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से चला गया ना। अभी आम आदमी पार्टी के साथ था, अभी आकाश जी कह रहे थे कि हम तो इसमें है ही नहीं, वो लोग छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि भैया हमारे क्या, हम कहां इसमें, वो लोग अपनी पार्टी से अलग हो रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला है, और इधर आ रहे हैं या फिर दूसरे गुट के साथ जुड़कर एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिए शिवसेना यूबीटी में भी अब यही स्थिति है, यही वहां पर भी चर्चा हो रही है। राजनीति में तो कहावत है कि कभी एंड नहीं होता और अवसर हमेशा बने रहते हैं, और ये तय करना की है कि हम इसी पार्टी के साथ टिके रहेंगे, ये भी नहीं है। तो ये अवसर का एक खेल है, जिसको जहां लगता है कि हम सेफ हैं, हमको जहां सिक्योरिटी मिल रहा है, तो वो पार्टी के साथ जा सकता है। इसी तरह जो कानून के जो प्रोविजन बने हुए हैं उसका ये बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में संजय द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, वहां के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि सांसदों की सेंधमारी क्या ऐसे ही बढ़ेगा एनडीए का कुनबा, ये तो एक पक्ष है, लेकिन शिवसेना के अंदर क्या चल रहा है जरा आप बताइए। आपकी पार्टी के अंदर ऑपरेशन टाइगर की जो बात हो रही है कि 7 सांसद हैं ऐसे जो कि आपसे अलग होना चाह रहे हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में वो शामिल होना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए 4-5 दिन से निरंतर जो है ये बात चल रही है। इससे पहले 76 साल आज देश को आजाद हो गए हैं, 65 साल हमारी कांग्रेस सरकारें भी रही हैं, लेकिन इन 12 सालों में आप देख लीजिए जो पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सांसद के नाम पे कह दिया था साहब हम एक सांसद अपने पास नहीं लेंगे, भले हम 5 साल वेट करें। अब समस्या क्या है देश में, देखो जब से बीजेपी नई वाली आई है इसके बाद क्योंकि फंड भी 13,000 करोड़ रुपए हो गया इनके पास, क्योंकि 65 साल में 350 करोड़ इकट्ठा कर पाई थी कांग्रेस, इनके पास 13,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है, पीएम केयर फंड में अरबों रुपए इकट्ठा हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो अरबों रुपए इकट्ठा, जिससे वित्त मंत्री के ऊपर FIR भी हुई। मतलब कितनी नाकदरी वाली बात है, वित्त मंत्री के ऊपर FIR हो, जज कह इनके ऊपर FIR करो, कितनी मतलब मस्ते झुकाने वाली बातें हैं। अब इनके पास क्या काम है, जब से ये बने हैं आप देखिए विधायक छोड़ के अपने शामिल कर ले रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, शुभेंद्र अधिकारी जो थे पहले भ्रष्टाचारी थे, उन पर भ्रष्टाचारी आरोप माननीय मोदी जी खुद लगाते थे, माननीय मोदी जी लगाते थे। और क्या महाराष्ट्र में आप देख लीजिए तमाम ऐसे लोग हैं जो की पार्टी में आज आए हैं, जो ईडी CBI और उसके मदद से आए हैं। चुनाव क्या नाम है, चुनाव क्योंकि निष्पक्ष चला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था शिवसेना वाले मामले में बीएफ जो माना जाएगा वो उद्धव ठाकरे माना जाएगा, लेकिन अध्यक्ष जी ने क्या किया, अध्यक्ष जी ने बीएफ उनका मान के और उनको उनको नंबर कर दिया, क्योंकि समस्या सुप्रीम कोर्ट साथ भी है। सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे आपका ईडी हो, CBI हो, या ये जितनी भी संविधाएं हैं, इन पे वो एक्शन नहीं ले सकती है, उसकी अपनी मजबूरी है। तो अब उसका फायदा जो है हमारी सरकार उठा रही है, हमारे मोदी जी उठा रहे हैं। आप देखिए साहब पार्टी छोड़ चले गए, पश्चिम बंगाल की टूट रही पार्टी, जिस पार्टी में शामिल हुए हैं उसको 8 वोट नहीं मिलेंगे विधानसभा चुनाव में, और उनकी पार्टी रख चली गई, पार्टी 20 सांसद उनमें चले गए, कैसे चलेगा सांसद। और जब पार्टी ने अपने जो टूटे विधायक थे वो स्पीकर सामने जब आए तो उन्होंने रोल्ड कर दिया उनको, फिर उन्होंने मानता दे दी कि हाँ ठीक है ये पार्टी बन गई है। कल उनका नाम टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों दूसरे ग्रुप को मिल जाएगा। ये चुनाव की कार्रवाई है, देखिए इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा नहीं होती। आज दिक्कत क्या है, ठीक है, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो अपने ढंग से चल रही है, लेकिन अब एक चीज जरा क्लियर आप कर दीजिए कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो आपकी पार्टी है उसके अंदर भी ये टूट की संभावना बनी है क्या? क्योंकि जो ट्वीट किया है उद्धव ठाकरे जी ने उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी लिखा है कि जिसको जाना है वो जाए, ये मेरा वक्त नहीं है। ये तो 12 साल की बात थी, 12 साल कहते थे, हिंदुस्तान 12 साल कहते थे, जो गद्दारी करे तो लात मार के बाहर निकालो। ये तो 12 साल की वर्डिंग है ना। मतलब नाराजगी है, अगर बैठक बुलाई गई 9 में से 4 ही सांसद पहुंचे तो 12 साल में सामने 3 बार उन्होंने भगा दिया सबको। मैं उसमें चाहे आपके हमारे राज ठाकरे जी हो चाहे और नेता हो,
चले गए, हटा दिया। अब अगर कोई पार्टी में नहीं रहना चाहता है, उसको मलाई खाने, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना है, तो केंद्रीय मंत्री बनना है, तो उसको तो न कोई रोक सकता है। पहले पार्टियां टूटी, इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी, अपना चुनाव चल लिया, जनता के सामने गई। आज कांग्रेस आई चल नहीं देगा उनके नाम पे। भाई कांग्रेस गठबंधन किया 2.5 साल तक, एकनाथ शिंदे क्या करते हैं? जब अजीत दादा पवार सरकार बना ली, उसके बाद एकनाथ शिंदे से पार्टी छोड़ लगी तुमको। कहते भाई हम कांग्रेस शामिल नहीं होंगे, हम तो पार्टी छोड़े जा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ी? 50 लोग चल रहे हैं, पहले 10 आकाश राय जी छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री पद देंगे। आप देखिए उस वक्त मुख्यमंत्री अचानक बने थे देवेंद्र फडणवीस, जब भी मुझे बताओ देखे मलाई लगा के गालों में निकले थे, मुख्यमंत्री बन गए। क्या हुआ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए। क्यों? ये डील हुई थी यही कि नहीं तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, पार्टी तोड़ चलेगा। अब क्यों नहीं बनाया? अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। अब आज की डेट में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? जबकि 57 है, पहले तो 40 ही थे, अब 57 इनके पास है। ठीक है, पहले 106 थे। ठीक है। अब जरा आकाश राय जी के पास जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आकाश राय जी, आप भले कहें या आपकी पार्टी भले ही कहे कि हम इसमें कहीं नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये उनके आंतरिक मामले हैं, लेकिन सवाल ये है कि वही मैंने आपसे शुरू में भी पूछा, कहा कि आप ही के तो रास्ते में आ रहे हैं, आप ही के साथ तो आ रहे हैं, और ये लोग डायरेक्टली, चाहे राम प्रकाश जी आज इस चर्चा में जुड़े हुए टीएमसी की तरफ से, संजय द्विवेदी जी भी शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो बात ये कह रहे हैं वो उंगलियां आप ही की तरफ उठ रही हैं। नहीं, ठीक बात है। सबसे पहले तो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों पे। एक तो इन लोगों ने बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि देकर कांग्रेस पार्टी से समझौता किया, उसके बाद ये यहाँ पे ज्ञान देते हैं। और जब इनके शिव सैनिक इनसे नाराज हो गए, उद्धव ठाकरे के उस गठबंधन के फैसले से वो अंतरकलह मच गई पार्टी में, उसके बाद विधायकों ने साथ छोड़ दिया, और उन विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे जी थे, वो हमारे साथ आए। तो समस्या क्या है भाई? इस देश में चाहे इस देश का इलेक्शन कमीशन हो, चाहे महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष हो, या उसके बाद उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट भी गया था। देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन सवाल इसलिए ना आकाश जी सवाल इसलिए आप लोगों से पूछा जाता है कि जो पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय जब टूट होती थी, तो आप लोग इसे नैतिकता की राजनीति नहीं मानते थे कि पार्टी को तोड़ के और फिर उनके साथ सरकार बनाए और उसको हम समर्थन दें। अब ये चीजें चल रही हैं, और अब एकनाथ शिंदे वाला ही मामला लीजिए, उसमें उनको वो आए और आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, आपने इतना समर्थन दिया, बाद में फिर वो उप मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद, लेकिन आपके साथ आए, आपने मुख्यमंत्री तो बनाया। वही चीज आप दोहराते जा रहे हैं, जो पहले होता था, जिसकी आप आलोचना करते थे, अब आप वही काम कर रहे हैं। नहीं आनंद जी, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्टियों को तोड़ना एक अलग विषय है, और पार्टी की वैचारिक जो विचारधारा है उससे समझौता करके आप अगर किसी पार्टी से डील करते हैं, उसके बाद अगर आपकी पार्टी टूट जाती है, तो ये दोनों अलग बातें हैं। किसी पार्टी को जबरदस्ती तोड़ना और किसी पार्टी के अंतरकलह से पार्टी टूट जाना, इन दोनों में अंतर है। और फिर वो पार्टी टूटने के बाद वो एक ग्रुप बनता है, एक बड़ा ग्रुप बनता है, और अगर वो किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, तो आपको भी पता है आनंद जी कि कोई भी गठबंधन बनता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ बनता है, और उसके साथ हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। इसमें समस्या कहाँ थी? वो पार्टी, उनकी पार्टी को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका हो, ऐसा नहीं है। उनकी पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि उनके शिव सैनिकों में इस बात की नाराजगी थी कि जिस विचारधारा को लेके हम जीवन भर लड़ते रहे, उस विचारधारा की तिलांजलि देकर अपने सत्ता लोलुपता के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना ठीक है। यहाँ पर तो आपकी बात कुछ हद तक मानी जा सकती है, लेकिन हेमंत जी के पास जाएं और राम प्रकाश जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल इसी से ये भी निकल रहा है कि अब बताइए, अब वो विचारधारा की जब बात होती है तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कब से एक हो गई, कब से मिलने लगी?
टीएमसी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कब से समानता रही कि वो लोग इधर आ गए, और वो तो खैर एनसीपीआई के जरिए एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा और उनके साथ जो लोग थे उन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। नहीं आनंद जी, शिवसेना का कोर मुद्दा क्या था उनका? इनका कोर मुद्दा हिंदुत्व का था। हाँ मैं, और फिर कांग्रेस हाँ ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी और टीएमसी की भी बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक बात है, लेकिन जो इनकी पार्टी में हुआ, टीएमसी के कोई सांसद हमारी पार्टी में ज्वाइन तो किया नहीं है, और आम आदमी पार्टी के लोग पार्टी अपनी छोड़ने के बाद अगर वो हमारे साथ आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई हो, पंजाब के लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है और वही चीज आम आदमी पार्टी के अंदर भी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने कभी आपने देखा हो आनंद जी, हम 12 साल सरकार हमारी चल चुकी है, हमने क्या कहीं जबरदस्ती प्रेसिडेंट रूल थोपने का प्रयास किया क्या? जब एक आध बार किया तो नहीं, एक आध बार किया था, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उत्तराखंड में आप लोगों ने करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद से फिर आप लोगों ने उसकी वो करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन हेमंत गुप्ता जी, जरा यही चीज तो है, अब देखिए अपनी अपनी बात ये लोग कह रहे हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, पार्टी का आंतरिक मामला और उस आंतरिक मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो लोकतंत्र किस दिशा में बढ़ रहा है? लोकतंत्र मजबूत है, कहीं से भी किसी को खतरा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पद्धति है, उसमें महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, और महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ती जाती हैं तो फिर कोई भी नीति आदर्श पार्टी के अंदर या उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकर्ता, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके अंदर नहीं रह जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप राष्ट्रवाद से हट जाते हैं और किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं या राष्ट्र विरोधी कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर जनता के विचारों के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, तो आपको ये डर हो जाता है कि जब तक आप सत्ता में हैं तब तक तो आप सेफ हैं, जिस पार्टी के साथ हैं वहाँ सरकार है, आपके पास कानून है, आपके पास पुलिस फोर्स है, आर्म फोर्स है, बहुत सारी चीजें जो आपको सेफ रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये पता लगता है कि भाई अब जनता हमारे विरुद्ध होगी और हम जनता के अनुरूप नहीं उतर रहे हैं, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये तो आप जानते हैं कि राजनीति में जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, करप्शन कहीं ना कहीं माना जाता है कि इन्वॉल्व है, तो एक भय होता है कि भाई हम इससे बचने के लिए कहाँ जा सकते हैं, तो जो लीडिंग पार्टी होती है उसके साथ मिल जाते हैं। एक दूसरा कारण ये है कि अगर कुछ लोग ना चाहते हुए भी पार्टी नहीं बदल पा रहे तो वो इस तरह का अवसर खोजते कि जो दो तिहाई से ऊपर का बहुमत हो तो हम किसी पार्टी के साथ, किसी गुट के साथ मिल जाए। अब जब देखेंगे कि देश में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे या अजीत पवार का मामला था, तो बागी गुटों ने चुनाव आयोग से असली पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया था, पर टीएमसी में बागी सांसदों को शुरू में ऐसा लगा कि हम कर लेंगे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने देखा कि हम कर क्या सकते हैं, तो विधानसभा में भी उनकी पार्टी को तोड़ा और 80 में से 58 विधायक जो अलग गुट बना लिया और खुद को असली टीएमसी बताने लगे। तो इस तरह का जो इरादा है उनका, वो क्या बताता है, या तो वो साफ साफ किसी दूसरे पार्टी के साथ जाएंगे या अपनी पार्टी बना करके चलाएंगे। इसका एक इंटेंशन ये होता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से आज भी नहीं है और आगे भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप कह रहे हैं ना, आपका पूछने का मतलब ये था कि क्या लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति जिंदा रहेगी या फिर वो खत्म हो जाएगी, तो आप देख लीजिए कि अवसरवादी राजनीति का प्रारंभ हो चुका है और हर पार्टी अपने अवसर के हिसाब से गुट बदलना शुरू कर दिया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो एनसीपी का हो। ये बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी ऐसी कर चुकी, और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि सपा में से भी टूटकर अलग हो रही है, क्योंकि देखिए हर पार्टी चाहती है कि उसकी बात सदन में रखी जाए और सदन में एक बहुमत से उसके बनाए हुए बिल पास हो, और उसके लिए एक
नंबर का खेला होता है। उस नंबर को पाने के लिए पार्टियां चाहती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सांसद हो। उन सांसदों को वो पाने के लिए जो सांसद दूसरी पार्टियों से टूट रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जिसके साथ मेजोरिटी होगा, जहाँ सेफ होंगे और जहाँ सिक्योरिटी मिलेगी वो वहां जाना चूक जाएंगे। तो ये अगर देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आ जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लूप हॉल्स है, हमेशा राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठा करके अपने मतलब को साधने के लिए इसमें ये काम करते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ एक मामला देखने को मिल रहा है कि राज विरोधी ताकतें होने का जो दावा बीजेपी कर रही थी, आज उसी पार्टी का जो अस्तित्व है वो मिटता हुआ नजर आ रहा है। और वहां से जो ताकतें आ रही हैं वो अपने आप को कह रही कि हम राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ नहीं रहना चाहते। तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। बिल्कुल, एक पार्टी यही चीज तो इसीलिए तो ये कि क्या ये महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, अवसरवादिता की बात आप कर ही रहे हैं। एक चीज और सर कि संजय जी या फिर राम प्रकाश जी ये बात कह रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कहीं देख रहे हैं? ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है आम आदमी पार्टी से लेकर वो शिवसेना और एनसीपी को उधर छोड़ दीजिए, 2022-23 वाला जो मामला था, 2026 का ही अगर आप लें तो आम आदमी पार्टी और फिर अभी टीएमसी और अब जो शिवसेना उद्धव जी की पार्टी में अभी जो हो रहा है, उसमें कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं? मैं दो नजरिए से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। एक तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और ये सभी पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियों को आज के दिन में समझ में आने लगा है कि सारी छोटी पार्टियां जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल अलग से लड़ी और जिस तरीके से उसका सफाया हो रहा, तो देश में एक चीज आ गई कि अब कांग्रेस छोड़ कोई उनकी हिफाजत नहीं कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं, तो जितनी पार्टियां उनको ये लगता है कि अगर हम आज के दिन कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हमारा वही हश्र होगा जो छोटी पार्टियों का हुआ। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो दो फायदे हमारे। एक तो हम बहुत बड़ी पार्टी बनेंगे और आने वाले दिन में कई एक साल तक बीजेपी सत्ता में ही रहने जा रही है, तो क्यों नहीं हम सत्ता, क्योंकि जब तक जब होगी लोग होते राजनीतिक हमेशा चाहते सत्ता में बने रहें, तो ऐसे लोग चाहेंगे कि जो लीडिंग पार्टी है और जो पार्टी लंबे डिस्टेंस को कवर करने जा रही है वो उसके साथ जुड़े। तो मुझे बीजेपी को नहीं लगता कि बीजेपी को लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी इस तरह का कोई हरकत नहीं करेगी। उसको पता है बीजेपी को कि स्वतः लोग चल के वहां से मेरे पास आएंगे और ऐसा ही होगा। राम प्रकाश जी, अब जरा आप देखिए, अब आप लोगों की पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, अभी जो स्थिति है, पार्टी के बारे में एक चर्चा और चल रही है कि कांग्रेस में आप लोग अब जो स्थिति हो गई है, कमजोर स्थिति हो गई है और कांग्रेस में विलय आप लोग करने की भी चर्चा शुरू हो गई है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आरोप आप लगा रहे हैं कि बीजेपी धमकाकर, ईडी का डर दिखाकर, सेंट्रल एजेंसीज का डर दिखाकर उन लोगों को अपनी तरफ कर रही है। तो एक तो परसेप्शन ये भी बन रहा है ना कि आखिर ईडी सीबीआई का डर तो तभी होगा ना हमारे अंदर जब हम कुछ गलत किए रहे होंगे। अगर हम कुछ गलत ही नहीं किए रहे होंगे तो फिर हमें उसका डर क्यों, हम उसका सामना करेंगे, हम डरेंगे क्यों? देखिए, ईडी सीबीआई का केवल डर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के जो भी विधायक या सांसद निकल रहे हैं, जो उन पर अंडे की बरसात करी जा रही है, बेमतलब का चोर चोर बोला जा रहा है। तो ये अजीब सा एक लोकतंत्र में हरकत आया जा रहा है, जो क्योंकि केंद्रीय बल है पश्चिम बंगाल में और उनका संरक्षण मिला हुआ है, तो कई तरह की दुविधाएं आ रही है और इस तरह से जा रहे हैं, तो वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इन सब चीज के बीच में, अगर हेमंत जी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, और कांग्रेस के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जानती है कि जब तक ये क्षेत्रीय पार्टियां खत्म नहीं होंगी, कमजोर नहीं होंगी, तब तक वो ऊपर नहीं उठेगी, वो सीधे मुकाबले में नहीं आएगी। तो वो जो कुछ चल रहा है उससे वो अंदर अंदर खुश भी है, आपके साथ वो खड़ी है भले ही, लेकिन वो चाहती भी है कि आप कमजोर हो, आप खत्म हो, फिर आप उस जगह पर एक बार फिर से कांग्रेस वहां पर आए। देखिए आनंद जी, मेरा तो यहाँ है कि नैतिकता पर जो हमारा पूरा देश अपनी लोकतंत्र के लिए पहचाना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। अब अगर लोकतंत्र पर आघात हो रहा है तो इन्हें क्या सोचना नहीं चाहिए कि ये गलत चीज हो रहा है?
कि भारत का के ऊपर उंगली उठ रही है? ये प्रश्न क्या वाचक चिन्ह बन जा रहा है भारत के लोकतंत्र पर? नहीं तो ऐसे ही अगर टीएमसी की बात करेंगे तो वो भी तो कांग्रेस से ही अलग होकर नई पार्टी बनाई, कांग्रेस को छोड़ दी, तोड़ दी और नई पार्टी बनी, तो वो लोग भी इधर से निकलकर दूसरी तरफ चले गए। देखिए, ममता बनर्जी ने कांग्रेस से तोड़ी थी, वो अलग से ही सारा कुछ हो गया। इलेक्शन चुनाव पर लेके चिन्ह लेके चुनाव पाए। इस तरह से नहीं कि चुनाव चिन्ह वही रहा, सब कुछ वही रहा। उस दल के लोगों ने उस चुनाव चिन्ह को देखे और ममता बनर्जी के चेहरा को देख के वोट दिया, और आज मैं बोलता हूं मैं ममता बनर्जी के विरुद्ध। तो ये थोड़ी होता है, ये लोकतंत्र अशोभनीय है। पार्टी से सांसदों का, विधायकों के जाने के बाद से पार्टी की स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, आज भी तृणमूल कांग्रेस के साथ कर्मी है। ये सामने जो भी चुनाव आएगा उसमें ये इनका चेहरे पर इनको वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगी तो ममता बनर्जी के चेहरे पर ही मिलेगा। संजय द्विवेदी जी, सारी बातें हो रही हैं, टीएमसी को लेकर काफी चर्चा हुई थी उस दौर में 2022-23 में एनसीपी और शिवसेना में जब टूट हुई थी तो उस पर भी खूब चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी में जब टूट हुई, राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब भी चर्चा हुई। अब एक बार फिर से आप लोगों की चर्चा हो रही है क्योंकि आपके कुछ सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ संपर्क में हैं और वहां पर वो जाना चाह रहे हैं। अभी कहां हैं ये भी ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे जी ने, उस बैठक में भी वो नहीं आए। लेकिन संजय राउत जी कह रहे हैं कि इन लोगों ने कसम खाई है कि पार्टी वो नहीं छोड़ेंगे। आपको भी लग रहा है क्या कि हाँ, जो बातें चर्चा चल रही है उसमें कोई दम नहीं है, आपके सांसद जो हैं वो इंटैक्ट हैं, वो छोड़कर पार्टी नहीं जाएंगे? ऐसा है अंदर में कहीं पर एक भरोसा आपके? आज की डेट में अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार जीती है तो इनका ध्यान रखना चाहिए सर। गरीबों मध्यवर्गीय में और लोगों को ध्यान रखना चाहिए सर। इन्होंने तुरंत इनके पास खाते में आ गया जो पिछले 5 साल में कुछ नहीं आया। अब 7-8 साल में 13,000 करोड़ रुपए हो गए, करोड़ रुपए हो गए। अब देखिए ये क्या फंड में खरबों रुपए हुए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में नियम चेंज करके चंदा लेना शुरू कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, पता चल गया कहाँ इन्होंने चंदा लिया, कितना 20 कंपनियां उनसे तो चंदा ले रहे हैं। बताइए वो तो कहाँ गाय का विरोध, गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं। तो ये बात इसकी है। देखिए, जब आप ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा वो आ जाए तो लोकतंत्र झटका नहीं करनी चाहिए। आप कोई पार्टी कोई अपने आप आपके पास नहीं आ रहा है, आप जो सोच रहे अपने पास आ रहा है। भाई आप चुनाव की आपने क्या हालत बना दी? चुनाव का मतलब था कि हम पहले 7 आदमी जाए, चुनाव में रजिस्टर कराए, वहाँ संविधान बनता है वो बनाए, इसके बाद हम विधानसभा चुनाव में जाए, लोग सांसद चुनाव में जाए, परसेंटेज ऑफ वोट ले तो हम रजिस्टर करते थे। आज क्या हो गया? विधायक दो क्या काट लिए, सांसद काट लिए और हमने पार्टी बना ली अपनी। फिर तो ऐसे कोई हमारा बड़े बड़े उद्योगपति जो है तो हर प्रदेश में पार्टियां तोड़ ले, अपने पार्टी बना दे। लेकिन एक चीज और कहा जाता है, जब रीजनल पार्टीज के बारे में एक बात चर्चा है, जो अगर अभी इसको देखें तो जो शिवसेना में पहली बार जब टूट हुई थी, एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, तो ये कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर जो हिंदुत्व की भावना थी वो वहां से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भटक गई थी, इसलिए वो लोग अलग हुए। एनसीपी के बारे में था कि परिवारवादी पार्टी और उसमें नेतृत्व को लेकर जोर आजमाइश हो रही थी और उसी की वजह से अजित पवार को अलग होना पड़ा, क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे थे और ये अजित पवार को रास नहीं आ रहा था। इसके बाद अब देखिए आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा उनके साथ जो लोग थे वो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जिस लोकतंत्र की बात हो रही थी वो लोकतंत्र कमजोर हो गया था, खत्म हो गया था और उनकी अपनी मनमानी चल रही थी। टीएमसी के बारे में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी की जो कार्यशैली थी उससे वो नाराजगी थी। अभी आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में जो ये सब बातें अभी चल रही हैं सांसदों के टूटने की, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई मातोश्री तक ही वो सीमित थे, बाहर नहीं निकलते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही बात करते थे, मिलते जुलते नहीं थे उद्धव ठाकरे अपने सांसदों के साथ, अपने विधायकों के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग अपने घुटन महसूस कर रहे थे और मौका मिल रहा है तो पार्टी से अलग शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ वो जाना चाह रहे थे।
मैं पूरी डिस्कस कर दूंगा आपको। 2019 में अभी दादा पवार के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तब शिंदे जी क्यों नहीं गए? क्योंकि उस समय तो मुख्यमंत्री पद नहीं मिले, 50 मौके नहीं मिले। तो इतना ज्यादा घुटन में थे कि पार्टी हमारी कांग्रेस से गठबंधन करने जा रही है, तो इन्होंने तुरंत पार्टी को नहीं छोड़ दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप 2.5 साल तक क्यों इंतजार किए। देखिए आनंद जी, बहुत बड़ी बात है, इसमें न तो कोई किसी का लक्ष्य है न कुछ है, सिर्फ इतना है कि हम जेल ना जाना पड़े। संजय राउत 100 दिन के लिए जेल गए, पार्टी नहीं छोड़ी। इन जितने लोग ये गए सबको केस चल रहे हैं, और हमने केस नहीं लगवाए थे। इनके ही सांसदों ने, जितने सांसद इनके पास गए, जितने विधायक गए इनके पास, सबके ऊपर केस चल रहे हैं। देख लीजिए, ईडी सीबीआई कार्रवाई सब बंद हो गई आज की डेट में। चाहे सुमेल अधिकारी देख लीजिए, चाहे असम के जो मुख्यमंत्री बने उनको देख लीजिए। तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ने सोच ही लिया है कि हमें तो पूरे देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे देश में कब्जा करना है। हमको एम के बिगाड़न कैसे भी कब्जा करना हो, हमें कब्जा करना है। कल को ये कब्जा कर रहे हैं, कल उद्योगपति आ जाएंगे, वो रीजनल पार्टी तोड़ के अपने भाई उनके पैसे की कौन कमी है? 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च कर पार्टी टूट गई, इसके बाद पार्टी में उनके नाम से चलेगी, फिर उनका अधिपत्य हो जाएगा। तो ये तो स्थितियां ये पैदा हो रही है आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में देश में गरीब कहाँ जा रहा, मध्यम वर्गीय कहाँ जा रहा। आज पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं भाई? इथेनॉल मिला के गाड़ियां खराब हो रही है देश की गरीबों की, मध्यम वर्गीय गरीबों की गाड़ियां खराब हो रही, क्या करेंगे वो? देखिए इथेनॉल मिलाया जा रहा है भाई, क्यों? हमारे गवर्नमेंट है, हमने आदेश दे दिया, मिलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें कौन देखेगा? मुझे ये बता रहे हैं हमसे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है तानाशाही? अब इमरजेंसी रोना रोते हैं, ये इमरजेंसी नहीं है क्या देश में? तो ये देश इमरजेंसी है कि नहीं, बताइए मुझे आप। ठीक है, आकाश जी बताएंगे। आकाश जी देखिए, आरोप आप ही लोगों की तरफ लग रहा है, आप लाख सफाई दें, लेकिन लग यही रहा है, आरोप यही लग रहा है कि आप सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और फिर अपनी तरफ उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक आप सफल भी हो रहे हैं। अभी एक न्यूज चैनल पे अभी एक रिपोर्ट फ्लैश हो रही है कि नकली शिवसेना से 9 सांसदों में से 7 सांसद टूट के असली शिवसेना में जा रहे हैं। तो ये जो नकली शिवसेना के प्रवक्ता हैं, चिल्ला रहे हैं, ये इनके जो सांसद बच्ची नहीं, नकली मत कहिए। देखिए चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है, ये नकली कैसे है भाई? चुनाव आयोग ने इन्हें नहीं, ये नकली शिवसेना मतलब मेरा, ये असली शिवसेना नहीं है। अगर ये असली होते क्यों लिखते हैं? नहीं, अब चुनाव चिन्ह और नाम से ही असली नकली नहीं है ना भाई। पार्टी बदली, पार्टी हुई, पार्टी अब अलग हो गई, नई पार्टी, नया नाम मिला, नया चुनाव चिन्ह मिला, वो अलग चीज है। विचारधारा और पार्टी का मूल कैडर जिधर रहता है वही असली शिवसेना मानी जाएगी। असली शिवसेना में ही मूल कैडर है, मूल कार्यकर्ता है, मूल शिवसेना। लेकिन ये है ना कि आप तो कांग्रेस विहीन नाम से मैं कह रहा हूं, अब तो कांग्रेस विहीन बीजेपी जो कह रही थी, अब तो विपक्ष विहीन बीजेपी बनाने लगी है। जाने वाले हैं, वो भी असली शिवसेना में जाने वाले हैं, उनको भी पता है कि असली शिवसेना कौन है। ठीक है, लेकिन आकाश जी एक चीज ये भी है ना कि कांग्रेस विहीन आप लोग बनाते जा रहे थे, लेकिन अब तो पूरा विपक्ष ही खत्म करने पर लग गए हैं। विपक्ष विहीन ये देश की पार्टियां सरकार हो जाएगी या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका ही खत्म हो जाएगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, ये सवाल आपका आनंद जी बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पे भारत के लोकतंत्र के लिए इस समय ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी नहीं लगती। हम लोग भी एक सत्ता में रहने के बावजूद, सरकार चलाने के बावजूद, हम सरकार में रह के ये चाहते हैं कि अपोजिशन मजबूत हो, हम ये चाहते हैं, लेकिन जनता इनको बार बार नकार रही है। ये कुछ काम करते नहीं है, ये सिर्फ उलूल जुलूल बातें करेंगे, फर्जिफिकेशन करेंगे, अफवाहें फैलाने का काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जाति पाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम करेंगे, धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। तो निश्चित तौर पे जनता इनको नकार रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन
लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लेकिन मानना है, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हैं। आप मौका नहीं दे रहे हैं। मानना तो जरूर है, क्योंकि अब एक तरह से एक कंपटीशन भी शुरू हो गया है। जो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, और फिर वहां पर विधानसभा के अंदर टीएमसी की जो टूट हुई और सांसदों की जो टूट हुई, उसके बाद अब एनडीए के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अब चाहते हैं कि भाई हम पीछे कैसे रहें। तो वो भी एक कंपटीशन शुरू हो गया है। वहां से फिर अब शिफ्ट कर गया महाराष्ट्र की तरफ। इसको ऐसे ना देखा जाए आकाश जी। देखिए कि जो असली शिव सैनिक हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चले थे, बढ़े थे, और जिन लोगों के दिल में बाला साहेब बसते हैं, वो कहीं ना कहीं आज एक नाथ शिंदे जी के पास, असली शिवसेना के पास वापस आ रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे वो भी तौर तरीके देख रहे होंगे उद्धव जी के, तो उन्हें भी पता है कि ये कौन लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू बन के रह गए हैं। इनके पास न तो कोई नीति है, न कोई नियत है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन गई है शिवसेना, उद्धव ठाकरे बाला साहब वाला जो गुट है। हेमंत जी, एक अब देखिए, एक चर्चा हेमंत जी ये भी है कि अब जो कुछ चल रहा है वो तो अब आगे पता चलेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्या हो रहा है, क्या ये सांसद हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन आपको भी लग रहा है क्या कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें वो संविधान संशोधन बिल जो महिला आरक्षण को लेकर था, जो लोकसभा में गिर गया, उसको फिर से इस सत्र में, मानसून सत्र में पारित करवाया जाए, उसको लेकर एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है, घेराबंदी की जा रही है। और उसी के तहत ये, चाहे उसका नाम ऑपरेशन लोटस दीजिए, चाहे उसका नाम ऑपरेशन टाइगर दीजिए। देखिए, ये तो आपकी सोच हो सकती है या विपक्ष के लोगों की सोच हो सकती है। और अगर विपक्ष के लोग यही मानते हैं तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में हम आपका मैं हेमंत जी से मैं इसको पूछना समझना चाह रहा था कि एक चर्चा ये चल रही है हेमंत जी, जो कुछ अभी चल रहा है उसको लेकर। देखिए, महिला विधेयक बिल पास नहीं होना ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और उसी रीजन के तहत आप देखेंगे कि सभी पार्टियों को अंदर आपस में ही फूट हुई, क्योंकि ये पहले बिल पास हो जाना चाहिए था जब इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी क्यों? अभी ऐसा इसलिए लग रहा है कई पार्टियों को कि बीजेपी चाहती कि महिला बिल वो डिलिमिटेशन वाला चक्कर लगा करके सीटें बढ़ा करके ये हासिल कर ले। तो ये ऑब्वियसली लग सकता है, इसमें कहीं बुराई नहीं है, और ये होना चाहिए, क्योंकि महिला बिल आरक्षण अगर बढ़ता और डिलिमिटेशन होता था तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन तब सवाल है कि आर्टिकल 81 क्या कहता है? क्या आप 550 नहीं जा सकते? तो जब ये स्थिति आई है तो उसी 550 को ध्यान में रख करके ये एक फार्मूला लाया गया कि टीम की लोकसभा में और राज्यसभा में जो नंबर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि सांसदों की सेंधमारी, क्या ऐसे ही बढ़ेगा एनडीए का कुनबा, और इस पर राय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आकाश राय जी जुड़े भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राम प्रकाश पांडे जी टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर, और संजय द्विवेदी जी शिवसेना यूबीटी के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी सस्पेंस चल रहा है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि जो चर्चा चल रही है शिवसेना यूबीटी के सांसदों की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जाने की, शामिल होने की, वो उसके बारे में कंफर्म करने के लिए भी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।